अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है, जैसे आपको आसानी हो अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग की सूरत में अपनी स्टोरीज़ को भेज सकते हैं। बाकी गाइस एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि व्यूज़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लाइक्स पूरे नहीं होते। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी स्टोरी को सुने या इस वीडियो को देखे या इन ऑडियो टेप्स को लिसन करे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरा दूसरा चैनल था जो पहले मैं यूज़ करता था व्लॉगिंग के लिए, उसका मैं एक लिंक दे दूँगा आपको। मे बी उस पर पोइट्री या सनक की चीज़ें अपलोड करूँ और हो सकता है मैं इस वीडियो के अंदर या इस अपलोड के अंदर डाल दूँ या नेक्स्ट में डाल दूँ। तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इसकी डिस्क्रिप्शन को भी आप। आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें मिस तानिया ने भेजी है और इनका जो ताल्लुक़ है वो फेडरल बी एरिया से है। अच्छा, मिस तानिया बताती हैं कि इनकी जो फैमिली है वो थोड़ी सी एडवांस है, यानी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। और दूसरी सबसे अहम और अच्छी बात यह है कि इनके घर में ख़वातीन को बहुत अहमियत हासिल है। यानी कि कोई भी मैदान हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, स्पोर्ट्स का मैदान हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो इनके फादर या पेरेंट्स शुरू से ही कोशिश करते थे और करते हैं कि इनके घर की ख़वातीन या बच्चियां भी उसमें पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़ें और उनको भी सारी की सारी चीज़ें पता हों। इसी तरह ये बताती हैं कि अभी 2017 और 18 में इनको एकदम से क्रेज़ हुआ या इनका दिल चाहा कि ये बाइक चलाना सीखें। और ऐसे ही हुआ कि जब इन्होंने ऐसा सोचा तो इनके पेरेंट्स ने इनको मोटिवेट किया और इन्होंने अपने कज़न्स और भाई वगैरह से बाइक चलाना सीखी। और ये बताती हैं कि जब इन्होंने बाइक चलाना सीख ली तो इनके पेरेंट्स ने इनको जो एक इलेक्ट्रिक बाइक होती है वो ख़रीद के दे दी। उसके बाद से हुआ ये कि बेसिकली आसान अल्फाज में इनको पढ़ लग गए। पहले ये बताती हैं कि इनको कहीं भी जाना आना होता था, कोई भी काम होता था, तो फिर भी ये अपने भाई पे या दीगर लोगों पे डिपेंड करती थी। लेकिन जब से इन्होंने बाइक ले ली थी तो इनको आने जाने में आसानी हो गई थी, या आज़ादी से जा आ सकती थी। गर्ल्स के कोई भी काम ऐसा नहीं था जो ये नहीं कर सकती थी। इसी तरह ये बताती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी जो यूनिवर्सिटी फेलोज़ थी या जो भी यूनिवर्सिटी की लड़कियां थीं, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग जो है वो दो तलवार पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे डिनर साथ करेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये नई नई बाइक चलाना सीख चुकी थी और इनके पास बाइक भी मौजूद थी और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी इनके अंदर आ चुका था। इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं अपनी जो स्कूटी है या बाइक है मैं उस पर जाऊँगी और उसी पे वापस आऊँगी। और ऐसे ही हुआ कि एज़ पर प्लान ये लोग डिनर के लिए वहाँ पे गए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि फेडरल बी एरिया से दो तलवार वैसे भी 1.5 से 2 घंटे का बाइक पे रास्ता है। खैर बहरहाल ये वहाँ पे गई, डिनर इन्होंने एंजॉय किया। तकरीबन रात के 11:30-12 बजे वहाँ से वापस निकली। ये बताती हैं कि जब मैं वापस आ रही थी तो मैं अकेली थी। जाहिर सी बात है वो जो लड़कियां थीं वो अपने अपने पेरेंट्स या भाइयों के साथ आई थी और उन्होंने वासी में उनको पिक कर लिया था। अब क्योंकि मैं अपनी स्कूटी पे या अपनी बाइक पे गई थी और मेरे पेरेंट्स को या मेरी फैमिली को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं बाइक चलाना जानती थी, मैं कॉन्फिडेंट थी और मुझे किसी भी किस्म का डर नहीं था। ये बताती है कि जब मैं वापस निकली तो शुरू में तो मैंने वही रूट लिया जो नॉर्मली लिया करते हैं, यानी कि काला पुल की तरफ मैंने आना शुरू किया। ये बताती हैं जैसे ही मैं काला पुल के करीब पहुंची तो मुझे एकदम से महसूस होना शुरू हुआ कि जो मेरी बाइक है आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी स्पीड स्लो होती चली जा रही है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लो होती चली जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद वो स्लो हो गई और जब वो स्लो होती चली गई तो मेरी परेशानी में इजाफा हुआ और मेरी समझ से बाहर था कि एकदम से बाइक को क्या हो गया है, हालांकि ये तो न्यू बाइक मैंने परचेज़ की थी। खैर ये बताती है जैसे ही मैं काला पुल के करीब पहुंची तो मुझे बाकायदा महसूस होने लगा जैसे अब मेरी बाइक पे बहुत ज़्यादा वज़न है, जो कि मुझे महसूस हो रहा है। हालांकि मैं अकेली बाइक पे बैठी हुई थी, लेकिन अब बाकायदा महसूस हो रहा था जैसे पीछे कोई आके बैठ चुका है। ये बताती है कि पहले तो मैं टेक्निकल फॉल्ट समझी या मैंने सोचा कि हो सकता है ये बाइक है, ये ट्रबल कर रही हो या इसमें कोई मसला हो गया हो। खैर जब मुझे काफ़ी गौर करने के बाद कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं बाइक को रोकती हूँ। अभी मैं बाइक को रोकने ही वाली थी कि एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा है। और जब मुझे महसूस हुआ तो इस दौरान ये में जो गोरा कब्रिस्तान था तकरीबन वो आ चुका था या उसका स्टार्ट था। अब ये बताती हैं कि जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा है तो मेरा जो खौफ था वो बढ़ना शुरू हो गया।
मेरी समझ से बाहर था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि बाइक तो मैं अकेले चला रही थी, मेरे पीछे कोई बैठा हुआ भी नहीं था, लेकिन किसी का हाथ मुझे बाकायदा अपने कंधे पे महसूस हो रहा था। अब मेरे लेफ़्ट साइड पे गोरा कब्रिस्तान था, राइट साइड पे एक ब्रिज था और मैं उसी ब्रिज पे चढ़ चुकी थी, क्योंकि उस ब्रिज से राइट मोड़ के मुझे शारा फैसल वाला रोड पकड़ना था। अब ये बताती हैं कि मैं ब्रिज पे जब मौजूद थी तो बाकायदा मेरे जिस्म के अंदर एक कपकपी तारी होना शुरू हुई और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे शदीद सर्दी लगने लगी है। वो जो हाथ मेरे कंधे पे रखा हुआ था, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको पलट के देख सकूं या ज़रा सा भी नज़रें नीचे करके देख सकूं, लेकिन मुझे शिद्दत से सर्दी का एहसास हो रहा था और वो जो हाथ मेरे कंधे पे रखा हुआ था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा है या कोई बर्फ़ है जो मेरे कंधे पे रख दी गई है। ये बताती है कि मैं ब्रिज के ऊपर ही मौजूद थी और ब्रिज से मुझे नीचे उतरना था, यानी राइट साइड पे जाना था ताकि मैं शारा फैसल को ज्वाइन कर सकूं। लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ या मेरे साथ क्या हुआ, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं शदीद खौफ का शिकार हो चुकी हूँ। बजाय इसके कि मैं राइट साइड पे जाती, मैं सीधी सीधी लाइन्स एरिया की तरफ या वो जो रास्ता सदर की तरफ जाता है वहाँ पे जाके उतर गई। अब ये बताती हैं जैसे ही मैं उस एरिया में या उस तरफ उतरी तो वहाँ पे मज़ीद सन्नाटा था। दूर दूर तक ना बंदा मौजूद था, ना बंदे का नामो निशान था। रात के इस पहर में यूजुअली वहाँ पे कोई नहीं हुआ करता। खैर, ये बताती हैं कि मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूँ। कोई बाकायदा मुझे बल्कि मेरी बाइक को कंट्रोल कर रहा है और जहाँ पे वो चाहता है या चाहती है मैं उस तरफ चलती चली जा रही हूँ। ये बताती हैं कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहती थी, मैं खुदा का कलाम पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि कोई आयत पढ़ूँ ताकि मेरी इस मुसीबत से या इस मखलूक से या इस नामालूम मखलूक से मेरी जान छूट सके। लेकिन मेरे मुंह से ना अल्फाज अदा हो रहे थे, ना मैं अपनी सेंसेस में थी। बस ऐसा लग रहा था कि मेरा जो दिमाग है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है और जैसे वो चाह रहा है या चाह रही है मैं वैसे करती चली जा रही हूँ। ये बताती हैं उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज भी सोचती हूँ तो काम जाती हूँ। मेरे ऊपर खौफ तारी होने लगता है। मेरी समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हुआ था। बहरहाल, ये बताती हैं कि जैसे ही मैं पुल से उतरी और लेफ़्ट साइड पे सदर की तरफ जाना शुरू हुई तो वहीं से आगे जाके एक टर्न आता है। अगर आप उस टर्न पे जाएं तो अगेन एक पुलिस स्टेशन आता है, उसके बाद एक पेट्रोल पंप आता है, यानी दोबारा से आप घूम के गोरा कब्रिस्तान के सामने आ जाते हैं और अल्टीमेटली आप शारा फैसल को ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो वैसे ही हुआ। मैंने चाहते हुए ना चाहते हुए, या हो सकता है कोई मुझे फोर्स कर रहा हो, मैंने उस टर्न से गाड़ी घुमाई और अगेन मैं उस पेट्रोल पंप पे या उस पुलिस स्टेशन के पास आ गई। और जब मैं उस पुलिस स्टेशन के पास या पेट्रोल पंप के करीब पहुंची तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फोर्स किया जा रहा है, या जो मेरे पीछे बैठा हुआ है या जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ है वो मुझे कह रहा है या कह रही है कि यहाँ पे उतरो और यहाँ से उतर के रोड क्रॉस करो और सामने की तरफ, यानी जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है, वहाँ पे चली जाओ। ये बताती हैं कि उसके बाद मैं उतरी भी बाइक से। बाइक मैंने साइड में खड़ी की और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने रोड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि रात के टाइम में भी ये जो रोड है इस पे मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक गुजारा होता है, यानी यहाँ से रोड क्रॉस करना उतना ही ख़तरनाक है जितना दिन में ख़तरनाक होता है। ये बताती है कि जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ी तो पीछे से कोई पुलिस वाला था या कोई ट्रैफिक सार्जेंट था, उसने मुझे आवाज़ दी और वो मुझे कहने लगा कि मैडम क्या हो गया है, क्या पागल हो गई हैं आप। और जैसे ही उसने मुझे कुछ कहा तो ऐसा लगा मैं होश में आ चुकी हूँ। मैंने पलट के देखा तो वो एक पुलिस वाला था। वो मुझे कहने लगा कि आप रोड पे उतर के उस तरफ क्यों जा रही हैं, एक तो आपने बाइक रोड पे गलत खड़ी की है, दूसरा आप यहाँ से रोड क्रॉस कर रही हैं, इस तरह आपकी जान जा सकती है। ये बताती हैं कि जैसे ही उसने मुझे पुकारा तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से एक बोझ है जो हट चुका है या उतर चुका है। अब किसी का भी हाथ मेरे कंधे पे मौजूद नहीं है और ऐसा लग रहा है मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। ये बताती है कि जैसे ही उस शख्स ने मुझे पुकारा, वो जो भी शख्स था या जो भी पुलिस वाला था वो एक फ़रिश्ता बन के मेरे सामने आया था, क्योंकि अगर वो मुझे ना पुकारता ना बुलाता तो हो सकता है मैं सीधी चले आती, मे बी मेरा एक्सीडेंट हो जाता या मैं अपोजिट साइड पे जाती, कब्रिस्तान के अंदर चले आती, क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो मुकम्मल तौर पे माऊफ हो चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन डिक्टेट कर रहा है, कौन मेरे पीछे बैठा है और ये किसका हाथ है जो मेरे कंधे पे मौजूद है। ये बताती है जैसे ही मैं होश में आई या मैं सेंसेस में आई तो ऐसा लगने लगा मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ। मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की और देखते देखते मेरी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब वो जो शख्स था या वो जो पुलिस वाला था उसको मैंने सारा का सारा वाक़या बताया। उसको मैंने कहा कि मेरी समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ, हालांकि मुझे उस साइड पे जाना था और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है और उसके बाद मेरा दिमाग माऊफ हो चुका है। अब वो जो पुलिस वाला था उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, मेरे साथ मोबाइल मौजूद है
आप अपनी बाइक पे या स्कूटी पे चलें, साथ साथ हमारी मोबाइल मौजूद होगी। अल्लाह ना करे आपको दोबारा से ऐसा कुछ फ़ील हो या ऐसी कोई बात हो, तो आप हमें बता दीजिएगा। ये बताते हैं कि वो जो पुलिस वाला था, वो अपनी मोबाइल के साथ तकरीबन रिंग रोड तक मेरे साथ आया और वहाँ से फिर वो यू टर्न लेके वापस चला गया। अब ये बताती हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता कलाम पढ़ती हुई मैं खैरियत से घर पहुँची और जब मैं घर पहुँची तो घर वाले भी परेशान थे। उनको मैंने सारा का सारा वाक़या बताया। तो जो मेरी मदर थी, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, चेंज वगैरह करो और अपने कंधे पे चेक करो, जहाँ पे तुम्हें ठंडक महसूस हो रही थी या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाथ रखा हुआ है, उस हिस्से को जाके देखो। ये बताती हैं उसके बाद मैं अंदर गई और अंदर जाके जब मैंने वो हिस्सा चेक किया, तो मेरे कंधे पे बाकायदा 3 उँगलियों के निशानात मौजूद थे और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि किसी की 3 बड़ी-बड़ी उँगलियाँ हैं, जो उसने मेरे कंधे पे रखी थीं। और ये जो 3 उँगलियों के निशानात थे, ये जले हुए निशानात की सूरत में थे। यानी आम तौर पे जब आपकी स्किन जल जाती है या झलस जाती है, तो जिस तरह की स्किन हो जाया करती है, वैसे ही 3 बड़े-बड़े निशानात मौजूद थे और क्लियरली लग रहा था कि ये 3 उँगलियों के निशानात हैं, जो मेरे कंधे पे हैं। अब ये देखने के बाद इन्होंने अपनी मदर को इन्फॉर्म किया कि ऐसे-ऐसे निशानात मौजूद हैं। तो इनके फ़ादर को भी अल्टीमेटली पता चला और अगले दिन इनके फ़ादर ने एक करीबी जो मस्जिद थी या इमाम साहब थे, उनसे रब्ता किया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। ये बताती हैं कि वो जो इमाम साहब थे, उन्होंने इनको आके चेक किया और जो भी हिसाब था वो लगाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि बेसिकली आपको उस पुल के करीब यानी काला पुल के करीब एक पिच्छल पैरी या चुड़ैल मिली थी, जो आपके पीछे आके बैठ गई थी और उसने आपके कंधे पे हाथ रखा था। ना सिर्फ उसने आपके कंधे पे हाथ रखा था, बल्कि मेरे हिसाब के मुताबिक उसने आपके कान में मुसलसल फूंकें मारी हैं। और जब इस तरह की मखलूक़ात आपके कान में फूंक मारती हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि वो आपके दिमाग को या जहन को माऊफ़ कर देती हैं। उसके बाद आप वो करने लगते हैं जो वो चाहती हैं। वो जो इमाम साहब थे, वो कह रहे थे यकीनन आपकी कोई अच्छी चीज़ थी या कोई नेकी थी जो आपके काम आ गई। अदरवाइज़ अगर वो पुलिस वाला आपको नहीं रोकता या ना नज़र आता, तो मे बी आप अपना एक्सीडेंट करवा लेती या आपकी डेथ हो जाती या हो सकता है आप उस कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो जाती। ये बताती है कि कुछ वज़ाइफ़ वगैरह इमाम साहब ने बताए थे और वो जो भी वज़ाइफ़ उन्होंने बताए थे, वो सारे के सारे मैंने पढ़े, उन पे अमल किया और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा-ऐसा करके मेरी तबीयत बेहतर हो गई। लेकिन उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि मगरिब के बाद ख़ास तौर पे उस एरिए में जहाँ पे मुझे वो औरत या वो चुड़ैल नज़र आई थी या मिली थी, ना मुझे वहाँ पे जाना है और ना वहाँ से गुज़रना है। अच्छा गाइस, इसी तरह का एक वाक़या जो है हमें इमरान साहब ने भेजा है और ये भी इत्तेफाक से डिफेंस का ही ज़िक्र करते हैं। ये बताते हैं कि 2009 और 10 की बात है। इनका जो ऑफ़िस था, वो बेसिकली शाहर फैसल पे मौजूद था और इनके ऑफ़िस का जो डेकोरम था या जो तरीक़ेकार था, उसके मुताबिक हफ़्ते में एक दफ़ा या कम से कम महीने में एक दफ़ा एक ना एक मीटिंग होती थी, जो डिनर की सूरत में होती थी और जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, सबको एक डिनर दिया जाता था। उनसे डिस्कशन की जाती थी, कंपनी के बेहतर फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाए जाते थे। तो ऐसा ही एक डिनर था, उसमें ये इनवाइटेड थे और ये जो डिनर में गए थे बेसिकली ये DHA फ़ेज़ 1 में कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गए थे। बहरहाल ये बताते हैं कि उस वक्त आपको पता है कि आज की निस्बत इतनी ज़्यादा रौनक नहीं होती थी उस फेज़ में और डिनर करते करते रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम हो चुका था। ये क्योंकि लड़के थे, बाइक पे मौजूद थे, तो इनको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं थी। इनको पता था कि 2 भी बज जाएं तो कोई परेशानी नहीं है, बाइक स्टार्ट करूँगा, अपने घर पहुँच जाऊँगा। और नॉर्मली लड़के वगैरह जो होते हैं या इस तरह के ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वो इस तरह की मीटिंग्स को या डिनर्स को एंजॉय किया करते हैं। अब इनकी जो रिहाइश थी वो नाज़माबाद में थी और अल्टीमेटली इनको जो रास्ता लेना था वो वही रास्ता था जो काला पुल से होता हुआ FTC की तरफ आता है और वहाँ से फिर ये ब्रिज पे चढ़ते और राइट मुड़ते और आगे जाके जो फिर रास्ता निकलता है नाज़माबाद की तरफ, वहाँ से चले आते। खैर, ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गोरा कब्रिस्तान के करीब पहुँचा तो वहाँ पे जो ब्रिज है उस पर चढ़ने से पहले मैंने देखा कि एक औरत है या एक लड़की है जो सामने खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा तैयार होकर खड़ी हुई है। वो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही है। अच्छा, मैं कन्फ्यूजन का शिकार था कि इसको लिफ्ट दूं या ना दूं। बहरहाल वो मुझसे लिफ्ट मांगना चाहती थी और जाहिर सी बात है मेरी भी एज जवानी की थी, तो मैंने सोचा कि मैं रोकता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर ये क्या चाहती है। खैर, ये बताते हैं कि ब्रिज पे चढ़ने से पहले ही मैंने अपनी जो बाइक थी वो रोकी और वो जो औरत खड़ी हुई थी या वो जो लड़की खड़ी हुई थी, मैं उससे तकरीबन 10 या 12 कदम के फासले पे था। अब जब मैंने अपनी बाइक रोकी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो चलती हुई मेरे पास आएगी और मुझे बताएगी कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या जो भी बात थी वो करेगी। लेकिन मैं 2-4 मिनट तक वहाँ पे खड़ा रहा। वो जो लड़की थी वो अपनी जगह खड़ी रही
और वहीं से खड़े खड़े मुझे देखती रही और मुस्कुराने लगी। अब ये बताते हैं, जब वो मुस्कुराने लगी तो मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा हुई, थोड़ा सा जज्बा बहाल हुआ। अब मैंने सोचा कि बाइक घुमाता हूँ और इसके पास जाता हूँ, इससे पूछता हूँ कि इसको कहाँ जाना है या इसको कहाँ छोड़ना है। अब ये बताते हैं, जैसे ही मैंने बाइक घुमाई और उसके आगे जाके बाइक रोकी तो मैंने उससे पूछा कि जी आपको कहाँ जाना है। अब मेरी ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी वो आगे की तरफ इशारा करने लगी, यानी उसने मुंह से कुछ नहीं बोला और बस इशारा करने लगी जैसे आगे जाना है। अब ये बताते हैं कि मैंने उसको इशारा किया कि बैठें, और जब मैंने उसको इशारा किया कि बैठें तो वो आके मेरी बाइक पे पीछे बैठ गई। ये बताते हैं कि जब वो मेरी बाइक पे आके बैठ गई तो मैंने बाइक स्टार्ट की और अल्टीमेटली पुल पे चढ़ा दी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने रूट पे ही जाऊं या जिस तरफ मैं जा रहा हूं उस तरफ जाऊं। अगर इस लड़की को उस रास्ते में या उस तरफ जाना होगा तो ये मुझे बता देगी, और अगर वहाँ नहीं जाना होगा तो जाहिर सी बातें मुझे बताएगी कि आप यहीं उतार दें या मुझे कहीं और जाना है या किसी और तरफ जाना है। ये बताते हैं कि ब्रिज से जब मैं उतरा तो शारे फैसल को कनेक्ट कर चुका था मैं, यानी मैं शारे फैसल पे मौजूद था और मैं सीधा नर्सरी की तरफ जा रहा था, क्योंकि नर्सरी से फिर मुझे लेफ़्ट लेना था। खैर वो लड़की मुसलसल मेरे पीछे बैठी हुई थी, वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। मैं बाइक चला रहा था, मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो जो लड़की थी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बस हूँ हाँ कर रही थी, जैसे वो मज़ीद बात नहीं करना चाहती। खैर मैंने बातों बातों में उसको बता दिया था कि मैं नर्सरी से लेफ़्ट मुड़ जाऊँगा, तो उस पर भी उसने हूँ कहा था, जैसे कि वो एडमिट कर रही हो या वो बताना चाहती हो कि उसको भी उस तरफ ही जाना है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही नर्सरी आई तो वहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया, और नर्सरी से आपको पता है कि जब आप लेफ़्ट लेते हैं तो सीधा जाते हैं तो अल्लाह वाली चुरंगी आती है और उसके बाद एक कब्रिस्तान आता है जो कि बहुत मशहूर कब्रिस्तान है। ये बताते हैं कि जैसे ही वो अल्लाह वाली चुरंगी आई तो वो जो लड़की थी उसने मुझे इशारा किया, और वो जो इशारा कर रही थी वो राइट साइड पे कर रही थी, यानी सीधे हाथ पे मुड़ने का इशारा कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं सीधे हाथ पे मोड़ लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने अल्लाह वाली चुरंगी से सीधे हाथ पे मोड़ा तो लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान शुरू हो गया। ये बताते हैं कि जैसे ही लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान शुरू हुआ तो वो जो लड़की थी उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। ये पूरे सफ़र में पहली दफ़ा था कि उस लड़की ने या उस मखलूक ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। उससे पहले वो मुझसे बहुत दूर होकर बैठी हुई थी, ना वो मेरे करीब आ रही थी ना मुझसे बात कर रही थी। बहरहाल जैसे ही उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो एकदम से मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ही कोई शदीद ठंडी किस्म की चीज़ है जो मेरे कंधे पे रख दी गई है। मुझे ठंड महसूस होने लगी और मेरे जिस्म पे कपकपी तारी होने लगी। ये बताते हैं जैसे ही उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कह रही है कि रोक दो। अब जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी या मैंने बाइक रोकी तो मैं बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने मौजूद था। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने बाइक रोकी तो वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी उतरी और उसने कब्रों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने ये देखा तो मैं समझा कि हो सकता है ये फुटपाथ पे जा रही हो, क्योंकि कब्रों के साथ फुटपाथ चलती है, तो ये फुटपाथ पे चलती हुई अपने घर या अपनी मंदिर की तरफ चली आएगी। लिहाजा मैं उसको देखता रहा। अब ये बताते हैं जैसे ही मैंने उसको मज़ीद देखा, बजाय इसकी कि वो फुटपाथ पे चलती, वो कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो गई। ये बताते हैं कि जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर एंटर हुई तो मेरा दिमाग माऊफ हो गया, मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मेरी समझ से बाहर तक एक लड़की जो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है, जिसने मेकअप किया हुआ है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि किसी इवेंट से आ रही है या किसी इवेंट में जा रही है, वो भला आखिर इतनी रात में अकेले कब्रिस्तान के अंदर क्यों जाएगी। ये बताते हैं कि मैं अभी उसको देख ही रहा था कि देखते देखते वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी वहाँ से गायब हो गई। अब ये बताते हैं कि ये जो कुछ हुआ था ये आनन फ़नन हुआ था, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड के दरमियान हुआ था। मेरे दिमाग ने मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दिया था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने किसको लिफ्ट दी है, ये कब्रिस्तान में क्यों गई थी, और कब्रिस्तान के अंदर एंटर होने के बाद ये गायब क्यों हो गई। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने बाइक स्टार्ट की, जो कुछ मुझे आता था वो मैंने पढ़ा और अल्लाह अल्लाह करके मैं अपने घर पहुंचा। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो चुकी थी, मुझे 103 104 बुखार था। घर जाने के बाद मैंने सारा का सारा वाक़या अपनी मदर को बताया। उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तकरीबन 4 से 5 दिन तक शदीद बीमार रहा। मुझे शदीद बुखार रहा, ना मैं ऑफिस जा सका ना कोई काम कर सका। ये बताते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद मेरी तबीयत बेहतर हो गई थी, लेकिन उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि इतनी रात में ख़ास तौर पे गोरा कब्रिस्तान के करीब उधर कभी भी किसी भी लड़की को या किसी को भी लिफ्ट नहीं देनी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो गोरा कब्रिस्तान या उसके करीब के इलाके की जो स्टोरीज़ थी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।